नमस्कार दोस्तों। आज दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछे हुए कंपनीज एक्ट के जो क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कहता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आकाश लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1st April 2021 announced a proposal for issuance of bonus shares to all equity shareholders of the company in the ratio of 1:1. On 1st May 2021, the directors at another meeting passed a resolution to reverse the proposal of the bonus issues announced on the 1st April 2021. Discuss the validity of the resolutions. अब रेजुलेशंस की वैलिडिटी बात करें तो दो रेजुलेशन पास हुए हैं, एक 1st अप्रैल 2021 को और एक 1st मई 2021 को। रेजुलेशन किस लिए पास हुए हैं? तो पहला रेजुलेशन पास हुआ था बोनस शेयर इशू करने के लिए और बाद में उसी बोनस शेयर इशू को रिवर्स कर दिया गया कि हम इशू नहीं करेंगे। तो क्या इशू क्या है इस क्वेश्चन में? इशू ये है कि कैन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच हैज टेकन द डिसीजन फॉर रिकमेंडेशन ऑफ बोनस शेयर्स एंड दैट हैज बीन अनाउंस्ड आल्सो लेटर ऑन, कैन द बोर्ड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग रिवर्स द डिसीजन? दिस इज ओनली इशूज। तो इस इशूज के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इस इशूज के लिए हमें जाना पड़ेगा कि बोनस शेयर इशू करने के लिए कौन से सेक्शन है। तो आप जानेंगे कि बोनस शेयर सेक्शन 63 में इशू होते हैं। तो सेक्शन 63 में 3 सबसेक्शन है, 1, 2, 3। तो सबसेक्शन 2 में जो 6 कंडीशन दिया हुआ, उस 6 कंडीशन में से जो छठा कंडीशन वो ये कहता है कि to come with the compliance of the any provision as may be prescribed। तो प्रिस्क्राइब कैसे होता? थ्रू रूल्स के थ्रू। तो जब आप रूल नंबर 14 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014 का रूल नंबर 14 आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि द कंपनी व्हिच हैज announced the decision of the board of directors for issuance of the bonus shares cannot withdraw सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मई 2021 को जो डिसीजन हुआ विड्रॉल ऑफ द बोनस रिकमेंडेशन के लिए रेजोल्यूशन पास का, वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता, वो रेजोल्यूशन इनवैलिड था। अब आंसर कैसे निकल के आया? आंसर निकल के आया तो आप ऊपर भी लिखेंगे कि रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ। रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है? तो रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल 14 of the company's share capital and debentures rules 2014 inter alia provide that once board of director announces decision for the issuance of the bonus shares, subsequently it cannot be withdrawn. Hence the resolution passed on the 1st April 2021 is valid and resolution passed on the 1st May 2021 is invalid. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? XYZ लिमिटेड हैज an office building in London। बहुत अच्छी बात है। The company has been granted a term loan of rupees 15 crore from the bank. The company wants to mortgage office building of the London. Examining the provision of the Company Act 2013. Answer the following: whether the company can mortgage the above office or building. तो and question issue number 2 is whether a charge can be created for property situated outside India। तो यहाँ निकल के आया दो इश्यूज है। क्या प्रॉपर्टी विच है सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया उसके ऊपर मॉर्गेज हो सकता है? तो पूरी कंपनी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है इससे संबंधित प्रोविजन। तो इसका आंसर सीधा सा लिख देंगे कि कंपनीज एक्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन विच रिस्ट्रिक्ट अ कंपनी टू मॉर्गेज its property which is situated outside India. Hence the company can mortgage its property which is situated outside India. That's it. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वेदर ए चार्ज कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो अब कहता है क्रिएशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जब आया तो क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए कौन सा सेक्शन है? तो क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए सेक्शन 71 है। तो सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 कहता है कि वेदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इफ इट हैज बीन प्रोवाइडेड एज ए सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग एनी डेट, then it is duty of the company to create charge on the property which is situated in India or situated outside India, whatever the things. It is duty. The hence, in light of section 77, you have to write that this is the duty of the company to create
charge over the property which is situated in India or outside India if that property has been provided as security to secure any debts. That's it. तो आपको दोनों का बड़ा सिंपल सा आंसर था, आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सी कहता है X applied for 400 shares in XYZ Limited and paid 2.50 on the face value of ₹10, but no allotment was made to him. Subsequently, 400 shares were allotted and issued to him without his request. Without his request, and his name was entered in the register of member. X knew it but took no step for the rectification of the register of member. The company went into the liquidation and X was held liable as a contributory. X claimed that he is not liable as a contributory whether his claim is tenable or not. यहाँ पर इशू ये निकल जाता है क्या X का नाम कंट्रीब्यूटरी में होना न्याय संगत है या नहीं है। तो अब कंट्रीब्यूटरीज में कौन होता है? तो कंट्रीब्यूटरीज में वो आता है, कंट्रीब्यूटरीज का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ? कंट्रीब्यूटरी का डेफिनेशन दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में। तो कंट्रीब्यूटरीज में उसका नाम आता है हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और उसको जब आगे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें है मेंबर्स। तो आपको मेन इशू निकल कर आ रहा है क्या एक्स मेंबर है कि नहीं है। तो अब आपको देखना पड़ेगा मेंबर कैसे होता है, मेंबर कौन बनता है। तो मेंबर्स के लिए सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, वहां पर दिया हुआ कि 3 तरीके से मेंबर बनते हैं। उसमें दूसरा तरीका है बाय एग्रीइंग इन राइटिंग। तो एग्रीइंग इन राइटिंग कैसे हो सकता? तो एग्रीइंग इन राइटिंग कैसे हो सकता? तो एग्रीइंग इन राइटिंग के लिए है कि आपने या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म दिए होंगे, या नहीं तो आप शेयर ट्रांसफर फॉर्म साइन किए होंगे, या नहीं तो फिर क्या किया होगा कि एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, या थ्रू एस्टॉपल। एस्टॉपल क्या कहता है? एस्टॉपल ये है कि यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग इन एक्सप्रेस बट योर कंडक्ट इज इन सच ए वे यू आर एक्सेप्टिंग द बेनिफिट। इन दिस क्वेश्चन एक्स बाबू जो है मिस्टर एक्स, वो जानता था कि मुझे शेयर अलॉट हो गए हैं और मेरा नाम रजिस्टर्ड मेंबर में आ चुका है, तो लेकिन मिस्टर एक्स ने अपने आप को चुप रखा और उस चीज को अपोज नहीं किया। तो मिस्टर एक्स को क्या चाहिए था कि उन्हें रजिस्टर्ड मेंबर के अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अदर शेयर्स, माय नेम शुड बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेंबर, बट ही डिडंट डू सो। इट मींस मिस्टर एक्स इज बाउंड बाय हिज own action and later on he cannot deny when liability will arise। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल वेयर यू आर सपोज टू स्पीक बट यू आर नॉट स्पीकिंग, लेटर ऑन यू कैन नॉट डिनाई योर कंडक्ट। तो यहां पर मिस्टर एक्स का जो क्लेम है वो टेनेबल नहीं है बिकॉज अर्लियर ही हैज accepted and allowed the company to enter his name, and when it's come his knowledge, he did not taken any step to stop the company or remove his name from the registered member or for the rectification member, and later on he cannot deny his membership and he is liable to be contributory. This is the answer of the question number C. Now question number D क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर डी में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर 95 लाख है और उनकी टोटल एसेट 200 लाख है। ओके, इनकम उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से 12 लाख है, अदर इनकम 18 लाख है और टोटल इनकम इनकी 30 लाख है। वेदर द कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 186। ओके, वेरी गुड। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं है? तो 186 के जो सेक्शन है 186 के एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 186 के एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए या 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आप बन सकते हैं। पहला कंडीशन है कि 50% से ज्यादा एसेट्स इन्वेस्टमेंट एसेट्स होना चाहिए। यहाँ 95 लाख है और टोटल एसेट 200 है, इसका मतलब 50% से कम है इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन यह है कि इनकी जो इनकम है 50% से ज्यादा इनकम इन्वेस्टमेंट बिजनेस से होनी चाहिए। इनकी टोटल इनकम है, टोटल ग्रॉस इनकम है 30 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट से इनकी इनकम है 12 लाख रुपीज, वो भी 50% से कम है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी
नहीं है। आंसर कैसे करेंगे? तो आप आंसर करेंगे एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1, कंपनी to be an investment company it has to satisfy either of the two conditions. One is 50% of the assets must more than 50% assets must be the investment assets, that is not satisfying in this case, or income 50% income must be from the investment activities, that is also not satisfying in this case. Hence this company is not treated as investment company as per section 186. अब क्या पांचवा क्वेश्चन क्या है? एक्सपोजर लिमिटेड इज कैरिंग आउट अ प्रोजेक्ट अंडर द CSR इनिशिएटिव, सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, द कंपनी वांट टू मोनिटाइज एंड अकाउंट इट अंडर द हेड CSR एक्सपेंडिचर, एडवाइज द कंपनी। बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा कि CSR एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो टोटल CSR एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इंप्लॉइज का जो वो खर्चा है वो अगर विद इन 5% है, दैट इज वेरी गुड, वो कर सकता है, तो आपको इनसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। द कंपनी CSR पॉलिसी रूल 2021 से आपका ये निकल के आता है। उसका रूल 7 कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर CSR एक्सपेंडिचर के 5% तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अगर वो 5% के अंदर है तो कंपनी कैन डू। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।